जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024 के सामान्य अध्ययन की प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के ऊपर, जहां पर हम लोग डिस्कस करते थे टॉप 30 क्वेश्चंस को। लेकिन आज मैंने क्या किया है कि यहां पर जीएस के क्वेश्चंस को छोड़कर वो 20 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके जीके के सामान्य अध्ययन के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। विश्वास रखिए, जो भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वो सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, जिसको छांटने में बहुत टाइम लगता है कि भाई ये एग्जाम में पूछा गया है और इससे रिलेटेड मैं स्टूडेंट्स को और क्या क्या जानकारी दे सकता हूँ। देखिए, सामान्य अध्ययन के मैंने 20 क्वेश्चंस को लिया है, लेकिन उनके साथ में मैं आपको इतने क्वेश्चंस तैयार करा दूंगा कि आप विश्वास कीजिए, जब आप अपने एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको एहसास होगा कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा प्रैक्टिस सेट देखा था जिससे मुझे यहाँ पर मदद मिल रही है। ये जो सेट है पूरा जीके का सेट है। स्पेशल सेट इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए हैं ये आपके अभी जो एग्जाम हुए, जैसे दिल्ली पुलिस वगैरह हुआ, एसएससी जीडी हुआ, वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज मैंने क्या किया है कि इसमें आपके हिस्ट्री की क्वेश्चंस को रखा है। मैं आपको बता देता हूँ पूरे डिटेल। हिस्ट्री के हैं, पॉलिटी के हैं, एंड आपके बचते हैं वो आपके स्टैटिक के। तो 3 पोर्शन के मैंने क्वेश्चंस को लिया है, जिसमें मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर करवाने वाला हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। एंड अभी तक जो स्टूडेंट्स ने प्रीवियस 3 क्लासें नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है, तो वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। और ज़रूर में उसको नोट करना, जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है। थोड़ा टाइम लेंगे क्योंकि 2 दिन से क्लासेस आपकी नहीं हो रही, थोड़ा काम की वजह से बिजी था। लेकिन ये सेट पर आप आज आपको अपना एहसास होगा कि हाँ, मेरी तैयारी कितनी बेटर है। आज ये एक इस तरीके का सेट रहने वाला है आपके लिए। तो चलते फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार अपने दोस्तों के साथ अगर आपको शेयर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं आपके अग्निवीर भर्ती के जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है उसके ऊपर। तो पहले क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करेंगे, और जहाँ से आपको पहले क्वेश्चन से ऐसा लगना प्रारंभ हो जाएगा कि हाँ, कुछ क्वेश्चनों में जो है वो दम है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, इसको थोड़ा हम लोग सेट कर लेते हैं जिस हिसाब से आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तो पहले क्वेश्चन से आपका स्टार्टिंग करते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील, आपने सुनी होगी सुदर्शन झील, इतिहास में आप पढ़ते हैं, ये प्राचीन इतिहास से आपका क्वेश्चन है। सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार, यहाँ पर आप पढ़िए, पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है। आपसे शिलालेख के बारे में जानकारी पूछ रहा है जो सुदर्शन झील के बारे में, इसका पुनरुद्धार किसने किया था। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, आपका है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति, एंड पुलकेशन का ऐहोल शिलालेख, एंड खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख। तो 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। अगर हम बात करते हैं, अगर इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें सुदर्शन झील के पुनरुद्धार की बात आपसे की जाती है। अगर हम इसके बात करते हैं तो देखिए क्या है कि सुदर्शन झील जो है उसका इन्होंने पुनरुद्धार यानी कि दोबारा से एक तरीके से मरम्मत का कार्य कराया था, जिसको आप जानते हैं कि ये जो रुद्रदामन थे ये कौन थे। अगर आपको पता हो तो ये भी पूछ लेता है कि रुद्रदामन कौन से वंश के शासक थे। तो ये शक वंश के क्या थे, शासक थे। किस वंश के, शक वंश के ये आपके शासक थे, जिन्होंने आपको सुदर्शन झील की आपका निर्माण कराया था, यानी पुनरुद्धार यानी कि उसका मरम्मत कराई थी एक तरीका से। अब देखिए, हम बात करते हैं कि इसके जो आपका जूनागढ़ शिलालेख है इसके बारे में बात करते हैं कि इसको और किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो जो जूनागढ़ शिलालेख है इसको आपको जो गिरनार का शिलालेख है उसके नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, गिरनार के शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 2 क्वेश्चन आपके हो गए कि रुद्रदामन किस वंश के थे, तो वो थे आपके शक वंश के। एंड जूनागढ़ जो शिलालेख है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो गिरनार शिलालेख के नाम से जाना जाता है। और सुदर्शन झील नामक का जो पुनरुद्धार है वो किसने कराया, तो रुद्रदामन ने एक तरीके से आपका कराया था। रुद्रदामन के शिलालेख अभिषेक से ही आपको पता चलता है। अब हम बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चंस के बारे में। जो आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है कि निम्नलिखित में से, देखिए थोड़ा जो पीडीएफ है उसको बनाने में बहुत टाइम आपका वेस्ट होता है। तो आप ये मत कहना कि आपने ये छोटा लिखा है बड़ा लिखा है, वो उस तरीके से आप मैनेज कर लेना उसको, क्योंकि आपको भी पढ़ना है और नोट करना है। निम्नलिखित में से कौन सी रवि की फसल, इस पर आपको फोकस करना है कि नहीं है, नहीं तो आप पहला ही ऑप्शन देख के मार देंगे। मैंने आपको हिंट दे दी। तो एक बात फोकस है, कौन सी रवि की फसल आपकी यहाँ पर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम रवि की फसल की बात करते हैं तो एक रवि की फसल को आपको सीधा ध्यान रखिए कि जो सर्दियों में फसल बोई जाती है, सर्दियों में जो फसल बोई जाती है उनको हम रवि की फसल कहते हैं, इतना आप ध्यान रखिए। अब देखिए, आपको याद करेंगे बेटे, रवि किसको बोलते हैं, सूर्य को बोलते हैं। तो क्या होता है कि सूर्य जो है वो सर्दियों में कम निकलते हैं, ठीक है, कम ही निकलते हैं। तो उसको आप ध्यान रखना है कि रवि यानी कि सर्दियाँ आ गई एक तरीके से, सर्दियाँ आ गई और सर्दियों में सूर्य कम निकलते हैं, ये आपको रिलेट करके पढ़ना है।
तो देखिए कि जो रबी की फसल है वो कौन सी नहीं है। अगर हम रबी की फसल की बात करते हैं तो जो सर्दियों में बोई जाती हैं और काटी कब जाती हैं, वो बसंत की ऋतु में काटी जाती हैं। ये ऐसा रहता है कि रबी की सर्दियों में बोएंगी और बसंत में आपकी काट ली गई, ये इस तरीके का पूछा जाता है कभी कभी। अगर हम बात करते हैं कि कौन सी इसमें नहीं है, तो चना होगी, कपास होगी, सरसों होगी, जौ हो गई। तो आपको पता है कि जब आपके इधर पे चना होते तब आपकी सरसों भी बोई जाती है, और उसी टाइम पे जौ और गेहूं भी बोई जाती है। तो जो कपास की फसल है वो आपकी रबी की फसल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो कपास की फसल है वो किस तरीके की फसल है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो जो कपास की फसल है वो आपकी एक खरीफ की फसल है। कौन सी है? खरीफ की फसल है, जो कि आपकी कब कब बोई जाती है, जो आपकी मानसून के टाइम वगैरह आपकी जो बोई जाती है, जब जो मानसून आपका रहता है उस टाइम पे आपकी ये फसल बोई जाती है। तो खरीफ की फसल है कपास, और रबी की फसल कौन सी? चना है, सरसों है, जौ और गेहूं है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सी रबी की प्रमुख फसल है, प्रमुख फसल कौन सी है। तो वो जब प्रमुख फसल पूछी जाती है तो हम गेहूं का नाम लेते हैं। किसका नाम लेते हैं? गेहूं का जब प्रमुख फसल पूछी जाती है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। थोड़ा स्लो चलेंगे जिससे कि और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जो नोट कर रहे हैं वो भी नोट करते रहें और यहाँ पर भी आपका मैनेज होता रहे। हम देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चौरी चौरा कांड घटित हुआ था। हम इसकी बात कर लेते हैं कि भाई असहयोग। अब देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन में ही मैंने इस तरीके के क्वेश्चन को अरेंज किया, आप विश्वास मानिए कि क्वेश्चन में ही आपको एक अलग से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए असहयोग आंदोलन के टाइम कौन सा कांड हुआ, तो वो हुआ चौरी चौरा की कांड। या आपसे पूछ ले कि चौरी चौरा कांड जो हुआ वो किस आंदोलन के दौरान हुआ, तो ये आपसे देखिए क्वेश्चन में ही पहले आपका एक आप डाउट क्लियर हो गया कि असहयोग आंदोलन किससे कनेक्ट है? चौरी चौरा कांड से। बहुत आज मानिए कि मैंने इतना दिमाग लगा के इसको बनाया है, अभी तक इतने क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए हैं, लेकिन आज बहुत अच्छे से मैंने क्वेश्चन को बनाया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित किस प्रांत में चौरी चौरा, तो आपका एक डाउट हुआ कि असहयोग आंदोलन के टाइम कौन सी घटना घटी थी? चौरी चौरा का घटना घटी थी, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब ये कहाँ पर घटित हुई थी, किस प्रांत में घटित हुई आपसे पूछ रहा है? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाए संयुक्त प्रांत, जिसको आप अभी यूपी के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसको इतना ही नहीं छोड़ेंगे और भी आगे बढ़ेंगे। आप पूछेंगे आपसे कि ये जो आपका चौरी चौरा की घटना ये आपकी कब हुई थी, एंड ये आपसे पूछिए कि किस डेट को हुई थी यार, किस सन में हुई थी। तो मैं दोनों बात क्लियर कर देता हूँ कि चौरी चौरा की जो घटना थी वो आपकी कब हुई थी, वो हुई थी आपकी 5 फरवरी 1922 को। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 5 फरवरी 1922 को क्या हुई? चौरी चौरा घटना हुई। अगर आपसे ये पूछ ले कि ये आपकी किस जिले में हुई, यूपी के किस जिले में हुई, तो ये किस जिले में हुई थी? ये आपकी हुई थी गोरखपुर में। कहाँ पे हुई थी? गोरखपुर जिले में हुई थी। देखिए कितने क्वेश्चन हुई है। असहयोग आंदोलन टाइम चौरी चौरा घटना हुई, उसका ये कहाँ पर हुई? संयुक्त प्रांत में हुई। संयुक्त प्रांत यानी कि आप ये कब हुई चौरी चौरा? तो 5 फरवरी 1922 को। और ये किस स्टेट के किस जिले में हुई? तो गोरखपुर में हुई। तो इसका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। थोड़ा यहाँ पर इसको तो भारत के संविधान का निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। आपके मैंने बोला कि आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन है, पॉलिटी से एंड स्टेटिक्स से क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। आपको बताना है कि ये किस अनुच्छेद में आपका वर्णित है। अब देखिए अभिलेख न्यायालय की अगर मैं बात करता हूँ तो अभिलेख न्यायालय क्या होता है, सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अभिलेख न्यायालय क्या होता है। तो इसमें होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास जो होती हैं वो आपकी एक तरीके से जो सभी शक्तियाँ होती हैं, जो स्वयं की अगर कोई जैसे सर्वोच्च न्यायालय जो मान लीजिए कि कोई अवमानना कर दे तो उसको दंडित करने की जो शक्तियाँ हैं एक तरीके से वो उसके पास पूरी होती है। तो वो किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर 129 अनुच्छेद, या 111, 119 या 135। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुच्छेद 129 जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। शायद आपका ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 5, जिसको थोड़ा जूम कर दे जिसको आपको समझ में आए। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात, देखिए मैंने यहाँ पर भी एक अरेंज करके लिखा है कि इंद्रावती जो आपका नदी है, देखिए यहाँ पर है कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है। तो एक क्वेश्चन हो गया कि चित्रकूट जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। एक तो क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया, आपसे आ जाए कि चित्रकूट जलप्रपात बताइए किस नदी पर, क्योंकि यही क्वेश्चन तो आ नहीं जाएगा सेम टू सेम, कुछ आपसे एक्स्ट्रा भी पूछा जा सकता है, तो वो मैं आपको यहाँ पर ऐड करता रहूँगा। तो चित्रकूट जो जलप्रपात किस पर है? इंद्रावती नदी पर है। अब ये कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में,
उत्तर प्रदेश में कि झारखंड में, अब ये आपको बताना है। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो जो चित्रकूट जलप्रपात है इंद्रावती नदी पर, वो कहाँ पर है? वो आपका छत्तीसगढ़ में आपका स्थित है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में आपका स्थित है। अब देखिए, अगर मैं चित्रकूट जलप्रपात की बात करता हूँ कि चित्रकूट जलप्रपात इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो देखिए यह जो इंडिया का सबसे बड़ा या चौड़ा जलप्रपात है। अगर आपके एग्जाम आए कि भारत का सबसे बड़ा या चौड़ा जलप्रपात कौन है, तो वो है आपका कौन सा? ये थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है भाई, मोबाइल की स्क्रीन पर लिखता हूँ तो बुरा मत मानना कि आप राइटिंग सही नहीं लिखते, क्योंकि उंगली से लिखना पड़ता है, मेरे पास पेन भी नहीं है अभी। तो चित्रकूट जलप्रपात है जो, वो आपका भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। पहला तो क्वेश्चन ये हो गया। अगर मैं दूसरा बता रहा हूँ कि भारत का न्याग्रा किसे कहा जाता है। देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का न्याग्रा किसे कहा जाता है। तो मैं लिख देता हूँ कि भारत का न्याग्रा। तो भारत का न्याग्रा किसे कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। 3 क्वेश्चन हो गए। अब ये आपसे पूछ ले कि इसकी जो आकार है वो किसके समान है, तो घोड़े की नाल के समान। पूछ ले कि किस जलप्रपात का आकार घोड़े की नाल के समान है, तो घोड़े की आकार जो है घोड़े की नाल के समान है। किस तरीके से? घोड़े की नाल के समान है, और इसी वजह से ये बहुत चौड़ा है। अगर पूछ ले कि सबसे चौड़ा, तो चित्रकूट जलप्रपात है भारत का, किसके समान है, तो घोड़े की नाल के समान है, और जो कि भारत का न्याग्रा कहा जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। और किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर स्थित है। इतने क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हैं आपके एग्जाम में आने के लिए। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये आपके सामने है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में दायमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल स्थित है? तो ये आपका क्वेश्चन है, किस राज्य में दायमाबाद नामक ताम्रपाषाण। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन है कि दायमाबाद किस काल का है? ताम्र का है, पाषाण का है, पुरा का है, नव का है। तो दायमाबाद नामक स्थल है वो ताम्रपाषाणकालीन है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में, उड़ीसा में है। ये आपको बताना है। तो दायमाबाद की अगर मैं बात करता हूँ तो ये वर्तमान की किस में है? ये आपका है जो महाराष्ट्र है वर्तमान, उसमें स्थित है। अगर आपसे पूछ ले किस जिले में है, तो ये आप अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ दायमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगर मैं अब इसकी बात करता हूँ कि ये किस जिले में स्थित है महाराष्ट्र की, तो ये अहमदनगर जिले में स्थित है। किसमें है? अहमदनगर जिले में आपका स्थित है। अगर मैं इसके आगे की बात करता हूँ ये किस नदी पर स्थित है, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित। कहाँ पर है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ये भी क्योंकि नदियों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में, तो गोदावरी नदी के किनारे ये स्थित है। अब बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन के बारे में। अब इसकी अगर खोज वोज के बारे में पूछा जाए तो 1956 से 58 लिखने की इसकी खोज कब हुई, तो 1956 से 58। और एक क्वेश्चन आपके लिए भी मैं छोड़ता हूँ कि बताइए इसकी खोज किसने की थी। तो 1956 से 58 इसकी खोज हुई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। स्टैटिक से आपका क्वेश्चन है, लोटिया नामक, इस पर फोकस रखिए कि लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से किस निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो लोटिया नामक जो है आपका गीत वो पारंपरिक, ये आपका एक तरीके से लोकल का नृत्य है, जो कि क्षेत्रीय नृत्य जिसको आप बोल सकते हैं। क्षेत्रीय नृत्य संगीत है, सॉरी क्षेत्रीय संगीत है। और ये एक संगीत और गीत दोनों, इसको आप नृत्य दोनों की श्रेणी में इसको आप रख सकते। वैसे आप इनको संगीत की ही श्रेणी में रखिए, क्योंकि जो लोटिया है वो संगीत की ही श्रेणी में आता है। अगर हम बात करते हैं कि ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो मेघालय में, राजस्थान, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, ये आपको बताना है। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है, यानी कि राजस्थान है, बिल्कुल आप पर राइट हो जाएगा। तो लोटिया नामक कहाँ पर मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। अब थोड़ा यहाँ पर देखिए, ये है कि पीडीएफ बनाते हैं तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, समझिए कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। आपसे पूछ रहा है, सीधा सीधा एक सवाल है कि ग्राम पंचायतों का गठन, मैं अगर आपसे अपनी भाषा में पूछूं तो ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है, इतना आपको बताना है कि ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। अब देखिए, अगर हम ग्राम पंचायत के गठन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 34। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो आपको बताना है कि इसका गठन किस अनुच्छेद में है। तो हम अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो अनुच्छेद नंबर जो 40 है आपका, उसमें आपका ये वर्णित किया गया है कि जो राज्य है वो ग्राम पंचायत को क्या करेगा, गठित करेगा, उनको संगठित करेगा। अगर मैं बात करता हूँ ये किस में है, अगर ये पूछ लूँ
कि जो अनुच्छेद 40 है वो किसके तहत आता है, क्योंकि आपको पता है कि मौलिक कर्तव्य होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, नागरिकता होती है, आपका संसद होता है, ये सब होते हैं, कार्यपालिका, विधानसभा, ये किस में आता है। तो अगर हम राज्य जो ग्राम पंचायतों का गठन है अगर हम बात करते हैं, जो आपके भारत के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, क्या है, भारत के नीति निर्देशक तत्व, मैं इतना ही लिखूंगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीपीएसपी कहते हैं। तो ये अनुच्छेद 40 उसमें बढ़े थे, ग्राम पंचायतों का गठन, यानी कि अनुच्छेद 40 डीपीएसपी में। अगर हम डीपीएसपी की बात करते हैं तो ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक आपके बढ़े थे, 36 से लेकर 51 तक बढ़े थे। और इनको कहाँ से लिया गया था, तो इनको आयरलैंड से लिया गया था। कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया था। अगर आप पूरा सेट देखते हैं तो आज यहाँ से आप देखिए कि कितने क्वेश्चन आप तैयार करके आते हैं। तो 36 से 51 तक आपके डीपीएसपी यानी भारत की नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको आयरलैंड से लिया गया है। अगर हम ग्राम पंचायतों गठन की बात करते हैं तो अनुच्छेद 40 में ये बढ़े थे। हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि भारत का जो कौन सा समुद्र तट है जो अरब सागर का भाग एक तरीके से नहीं है। आपके सामने ये क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। वर्कला बीच, यानी जिसको आप समुद्र तट बोलते हैं, वर्कला बीच, राधानगर, पालोलेम और कोवलम बीच। तो ये आपके सामने, अगर हम इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर जो इसका है कि वो आपका हो जाएगा राधानगर बीच। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर बात करता हूँ ये कहाँ पर है, अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए तो ये अंडमान निकोबार का एक हिस्सा है, एक मानते रहिए अंडमान और निकोबार का एक हिस्सा है, जो कि आपका एक, ये कहाँ पर है, तो ये आपका बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। कहाँ पर है, तो बंगाल की जो खाड़ी है उसके बीच में ये स्थित है, क्या, राधानगर बीच। तो ये आपका यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हो गए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, यानी कि पहला सेट आपका यहाँ पे हुआ 10 नंबर का, जिससे आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, और बिल्कुल रियल बात बताना है। आप लोग रिप्लाई तो करते नहीं है, तो आपको रिप्लाई जरूर कमेंट में करना है कि भाई कितने क्वेश्चन सही हुए। आपको ये लगता होगा मेरे क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, इसी वजह से तो मैं आया हूँ कि आपके क्वेश्चन की जो संख्या है वो बढ़ती जाए। ऐसे क्वेश्चन को मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ मिले। मैं भी अपना टाइम दे रहा हूँ, तो आप भी अपना जो टाइम दे रहे हो वो उससे कुछ ऐसा क्वेश्चन मिले। अब मैं आपको वही कराता हूँ, भारत की राजधानी बताइए, बांग्लादेश की बताइए और पाकिस्तान की बताइए, वो तो आपको पहले से याद हो चुकी है। भारत की मुद्रा बताइए, बांग्लादेश की बताइए, वो तो आपको सब याद है। ऐसे क्वेश्चन करिए जो आपके एग्जाम में पूछने लायक हैं। अब हम बात करते हैं, जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि अगर आरबीआई से कोई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कोई अपनी लोकल बैंक या जैसे सेंट्रल बैंक होगी, स्टेट बैंक, ये धन उधार मांगे तो उसको क्या कहते हैं, सीधी भाषा में ये पूछ रहा है कि उसको क्या कहा जाता है। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करता हूँ तो रिवर्स रेपो दर, द्वितीयक ऋण दर, रेपो दर और प्राथमिक ऋण दर। देखिए ये होता है कि बैंकों को बैंक से लिए गए उधार को क्या कहते हैं, तो बैंक ऋण या बैंक दर इस तरीके से कहते हैं। लेकिन आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई केंद्रीय बैंक अपने वाणिज्य बैंक को उधार धन देता है तो उसमें क्या से कहा जाता है। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 रेपो दर आपका यहाँ पर कहा जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि इसको क्या कहा जाता है, तो रेपो दर आपको यहाँ पर कहा जाता है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, जो कि आपका पॉलिटी से एक तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे, क्योंकि आपसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पहले, दूसरे, तीसरे और लास्ट के ये आपसे पूछता है कौन से नंबर के थे, कौन पहले थे। तो इसके बारे में बात करें, भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति के बारे में प्रथम का तो ज़्यादातर स्टूडेंट याद रखता है, द्वितीय के बारे में कम याद रखता है। तो द्वितीय के बारे में बात करते हैं कि द्वितीय उपराष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन नंबर है बीची नहीं, बीपी गिरी है, यहाँ पर कर लेना थोड़ा, बीपी गिरी हो गए, जाकिर हुसैन हो गए, बीडी जत्ती हो गए, गोपाल स्वरूप पाठक हो गए। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो भारत के जो द्वितीय उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो हम इसके अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो जाकिर हुसैन आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देखिए जाकिर हुसैन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसको मैं आपका यहाँ पर पूरा डिटेल कराऊंगा। सबसे पहले अगर मैं इनके कार्यकाल की बात करता हूँ तो कार्यकाल इनका था क्या, 1900, कार्यकाल भी पूछा जाता है 1962 से लेके 1967 तक। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1962 से लेके 1967, आप इनको नोट करते चलिए, क्या है, नोट करते चलिए। तो 1962 से लेके 1967 तक भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन थे। अब इनसे रिलेटेड और बातें कर लेते हैं। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये राष्ट्रपति भी बने हैं। और इनसे ये भी क्वेश्चन पूछा है वो कौन है जो उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति बने, तो ये भारत के फर्स्ट मुस्लिम, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट
मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और देखिए एक क्वेश्चन और बनता है इनसे, मैं आपको ध्यान आ गया कि किनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो ये जब उपराष्ट्रपति थे तभी इनकी उसी पर मृत्यु भी हो गई थी, यानी कि जब ये पद पर थे अपने, इनका जो कार्यकाल था वो 67 से लेके 69 तक था राष्ट्रपति के रूप में। किसके रूप में? 67 से लेके 1969 तक था, और उसी के बीच में इनकी क्या है की मृत्यु हो गई थी। तो ये अपने, और ये अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति में कौन से क्रम के थे, तो ये राष्ट्रपति में 3rd नंबर के क्रम के थे। किसके? राष्ट्रपति में 3rd, उपराष्ट्रपति में आपके 2nd, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, और जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। ये आपके यहाँ से क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन बन गए। तो आई होप अब आपको समझ, आप ज़्यादा नहीं बताएं क्योंकि फिर आपका कुछ हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। ये बुक से क्वेश्चन है जो आपका स्टैटिक पोर्शन में आता है कि वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी। तो पुस्तक का नाम क्या है? वर्ण परिचय। अब देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, राम मोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो आपको बताना है कि जो वर्ण परिचय पुस्तक है उसके लेखक कौन है। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन नंबर कौन है? 4 है, यानी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्ण परिचय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। और आपसे ज़्यादा पूछा ही नहीं गया कि कब लिखी गई। अगर आप पूछे कब लिखी गई तो 1855 लगा देना, आपका सही हो जाएगा। ये तब लिखी गई थी आपकी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन हमारे। और देखिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर को एक बंगाली क्या नाम, उसको बंगाली टाइगर या सॉरी बंगाली प्राइमर के नाम से भी जाना। किसके नाम से? बंगाली प्राइमर के नाम से जाना। क्या? बंगाली प्राइमर के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये इसको बंगाली प्राइमर कहते हैं। तो वर्णक माना जाता है एक तरीके से। आप देखिए बंगाल का सबसे इनको प्रभावशाली व्यक्ति एक तरीके से माना जाए, इस वजह से इनको बंगाली प्राइमर कह देते हैं। और वर्ण परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन हो गया। अब इससे ज़्यादा डिटेल यहाँ पर कुछ आपके लिए मायने लगे, फिर पुस्तक का नाम और आपका उसके लेखक ध्यान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था। 1946 में आपसे पूछ रहा है कि आपके जो अंतरिम सरकार में जो रक्षा मंत्री थे वो कौन थे, उसका रक्षा मंत्री कार्यभार है वो किसने संभाला था। अब हम बात करते हैं ऑप्शन की बात करें, बलदेव सिंह, आसफ अली, सी राजगोपालाचारी और वल्लभ भाई पटेल। मैंने सी राजगोपालाचारी से आपको एक क्वेश्चन कराया था आपके शायद दूसरे सेट में, तो वो उसका आपको आंसर देना है कि अगर आपने देखा होगा। अब देखिए जो क्वेश्चन आप परेशान होगी कि वो वीडियो कहाँ मिलेंगे, तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाके आप देख लेंगे ना। सारी प्ले लिस्ट है ऊपर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कंप्लीट वीडियो देखना, फिर आप अपने आप में इंप्रूवमेंट देखना। तो 1946 में अंतरिम सरकार रक्षा मंत्री के रूप में किसने कार्य किया था, तो वो क्या किसने? बलदेव सिंह ने। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर इनके कार्यकाल की बात पूछ ले तो वही 47 से सॉरी हाँ, भारत के अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तब इनका कार्यकाल क्या था, तो 1947 से लेके आपका 1952 तक आपका ये इनका कार्यकाल क्या है रहा था। 47 से लेके 52 तक रक्षा मंत्री के रूप में, और उनसे अंतरिम सरकार के पूछे तब भी ये बलदेव सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो प्राचीन कालीन लॉर्ड खान मंदिर। अब यहाँ से आपका थोड़ा आपको कन्फ्यूजन कि लॉर्ड खान मंदिर क्या है, तो यहाँ पे आप देखिए इसको आप थोड़ा इसका अंडरलाइन कर लीजिए। तो प्राचीन कालीन लॉर्ड खान मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सांची, एलिफेंटा, एलोरा और एहोल नामक। तो ये आपका एक क्वेश्चन है। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? अगर हम इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 है एहोल, तो इसमें क्या एहोल कहाँ है? आपको पता होगा एहोल के बारे में। तो ये एहोल है कहाँ पर? तो ये कर्नाटक हैं, जो कि आपके स्मारक द्वीप समूह हैं, एक तरीके से स्मारक समूह हैं, उनको हम ये एहोल की गुफाएं या उनको हम बोलते हैं। तो ये कर्नाटक में स्थित है। तो पहले तो ये पता करिए कि कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक एहोल की गुफा में स्थित है। ठीक है, ये आपका हो गया कर्नाटक में एहोल में। अब देखिए हम बात करते हैं कि इसका नाम लॉर्ड खान कैसे पड़ा। सबसे बड़ी तो ये बात है कि इसका लॉर्ड खान नाम कैसे पड़ा। अब देखिए नाम की अगर मैं बात करता हूँ तो एक राजकुमार था, मैं आपको एक कहानी तरीके सुना देता हूँ। एक राजकुमार था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था लॉर्ड खान। और उसने क्या है कि वो कहीं से आया था, उसने अपना जो है इस मंदिर को अपना निवास स्थान बनाया था। क्या है? निवास स्थान बनाया था। इस वजह से इसका जो नाम है वो आपका लॉर्ड खान पड़ गया था। एक राजकुमार ने यहाँ पर अपना निवास किया, उसका नाम था लॉर्ड खान, इस वजह से इसका नाम पड़ गया लॉर्ड खान मंदिर। अगर पूछा जाए ये लॉर्ड खान मंदिर किसका, अब देखिए यहाँ इसके नाम के पीछे खान लगा, इस वजह से कन्फ्यूजन है। अगर हम बात करते हैं कि ये किसका मंदिर था, ये शिव मंदिर था। शिव मंदिर था। क्या मंदिर था?
सिर्फ भगवान शिव का मंदिर था, भगवान भोले बाबा का मंदिर था। और पूछा जाए ये किसके टाइम का था, तो चालुक्य वंश आपने सुना होगा, तो चालुक्य वंश के टाइम का ये आपका मंदिर था और उसी समय ये बना था। तो ये चालुक्य शिव मंदिर आपका है, जिसे लॉर्ड खान मंदिर कहा जाता है। ये कर्नाटक में स्थित है, एहुल स्मारकों या एहुल की गुफाओं में है, भगवान शिव को समर्पित है। और चालुक्यों ने इसका निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गई। और एक राजकुमार के नाम पर इसका नाम पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर उसने अपने क्या है कि वो समय व्यतीत किया था, कुछ दिन का निवास स्थान बनाया इस वजह से। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो भारत में निम्नलिखित में से किस वॉयसरॉय द्वारा दी गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। अब देखिए, अगस्त प्रस्ताव के बारे में आपसे पूछ रहा है कि ये किसने घोषणा की थी इसके बारे में। अब कि यहाँ से भी क्वेश्चन है, ये कब अगस्त प्रस्ताव आया, किस डेट को आया, इसका अगस्त प्रस्ताव क्यों नाम पड़ गया है, और ये इसकी सन क्या थी, किसने इसको पेश किया था या किसने इसको कब बोला था। अगर हम इसकी बात करते हैं कि अगस्त प्रस्ताव के बारे में, तो देखिए मैंने आगे नाम के पीछे लॉर्ड और नहीं लगाया है। अगर आपको बुरा लगे तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो आर्मी की तैयारी कर रहा है उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, या जो अदर भी एग्ज़ाम की जो भारत के निवासी है उसको बुरा नहीं लगना चाहिए कि इनके नाम के सामने लॉर्ड नहीं लगा है। हम बात करते हैं रीडिंग, वेलिंगटन, लिनलिथगो और चैम्सफोर्ड। अगर इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो अगस्त प्रस्ताव जिसे कहा जाता है वो किसके, तो लिनलिथगो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके टाइम का था एक तरीके से अगस्त प्रस्ताव, इसी ने बोला था। अगर हम इसके पूछते हैं कि ये कब आया था, इसका नाम क्यों पड़ा, तो ये अगस्त के महीने में, और 8 अगस्त को, कब 8 अगस्त को ये आपका आया था। अगर सन पूछ ली तो 1940 में आपका अगस्त प्रस्ताव आया था, इस वजह से इसका नाम अगस्त प्रस्ताव पड़ गया। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया, इसका नाम क्यों पड़ा, अगस्त में आया था इस वजह से। कब आया तो 1940 में, किसके टाइम आया, किस कौन सा बॉयस रहा था, तो ले लेते को। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, जिसमें आपको मैं प्रजातियाँ पढ़ाऊँगा। तो प्रजातियाँ क्या है कि प्रजातियाँ जो वो मैं आपको डिटेल्स में एक एक करके पढ़ाता रहूँगा। तो भारतीय कृषि के संदर्भ में बेवर, दहिया और पोंडू शब्द निम्नलिखित में किसके स्थानीय नाम हैं। कौन कौन से बेवर, दहिया और पोंडू किसके स्थानीय नाम हैं। तो भैंस की प्रजाति के आपसे पूछा जाता है कि जैसे अल्फांसो किसकी प्रजाति है, आपसे पूछा जाता है मुर्रा किसकी नस्ल है, आपसे पूछा जाता है कि क्या नाम, गायों की कुछ नस्ल आती हैं, जैसे कौन सी गाय होती है, सहवाल गाय होती है, एक आपकी देसी गाय होती है, एक आपकी जर्सी होती है। इस टाइप से जो नस्ल पूछी जाती है, मुर्गी की भी नस्ल आपसे पूछी जाती है। तो मृदा की किस्में हैं, खेती का आदिम स्वरूप है, या गाय की प्रजाति है। देखिए सभी से मैं डिटेल करवाता रहूँगा आपका। तो अगर मैं बात करता हूँ तो बेवर, दहिया और पोड़ू है वो किससे संबंधित है, ये आपको अभी तो बताना है हाल फिलहाल की। तो ये एक तरीके से किसकी खेती का जो आदिम स्वरूप होता है। अब आपको कन्फ्यूज है कि आदिम स्वरूप क्या होता है। तो आदिम स्वरूप की बात करते हैं स्थानांतरित कृषि के बारे में। जो एक तरीके से स्थानांतरित कृषि होती है उसको हम खेती का आदिम स्वरूप बोलते हैं, और उसी से ये बेवर, दहिया और पोड़ू शब्द संबंधित हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि बेवर शब्द और दहिया शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो बेवर और जो दहिया है इसका जो संबंध है वो मध्य प्रदेश के जो स्थानीय लोग हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। और पोड़ू शब्द का जो प्रयोग है वो कहाँ के लोग करते हैं। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं पोड़ू, और उसको कभी कभी पेड़ा भी बोला जाता है। तो उसके पोड़ू आ जाए या पेड़ा आ जाए, बात एक ही है। अगर मैं पोड़ू की बात करता हूँ तो पोड़ू आपका आंध्र प्रदेश, तो मैं इसको एपी लिख दे रहा हूँ। तो पोड़ू शब्द का जो प्रयोग है वो आंध्र प्रदेश में, और बेवर दहिया का वो मध्य प्रदेश में। और बेवर, दहिया, पोड़ू शब्द खेती के आदिम स्वरूप हैं जिसको स्थानांतरित खेती बोलते हैं। अगर आपसे मैं आपको एक दो और बता देता हूँ, जैसे खिल शब्द का प्रयोग कर किया जाए तो वो हिमाचल वगैरह में, सॉरी हाँ, हिमालय वगैरह या हिमालय के एरिया में आपका ये किया जाता है खिल शब्द का। और आपसे कुमारी शब्द अगर पूछ ले तो पश्चिमी एरिया में आपका किया जाता है। इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। आपसे पूछ रहा है, देखिए अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बन गया कि संविधान के अनुच्छेद 106 में तो आपको पता चल गया कि भाई दोनों सदनों के वेतन है, इसमें वेतन वगैरह दिए गए हैं, लेकिन वेतन किसके दिए गए हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन तो आपके देखिए, ऑप्शन पहले देख लीजिए आप, वित्त आयोग, भारत के राष्ट्रपति, संसद या केंद्रीय वित्त मंत्रालय। आपसे पूछ रहा कि अनुच्छेद 106 में जो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का जो वेतन है, आपको देखिए क्या मिला कि 106 में क्या है, दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन है, एक तो ये हो गया। लेकिन ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, बहुत आपसे अंदर का एक क्वेश्चन एक तरीके से पूछ रहा है। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो किसके, संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, संसद के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित किस वर्ष आया।
तो भारत में साइमन कमीशन की बात करते हैं कि ये किस वर्ष आया, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है जो कई एग्जाम में से पूछा जाता है। अगर हम बात करते हैं साइमन कमीशन के बारे में, भारत साइमन कमीशन कौन था? साइमन कमीशन एक व्यक्ति था जिसने भारत का दौरा कब किया, अगर ये भी पूछा जाए। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो 1923, 1928, 1925 और 1919 में। 1919 में कौन सी घटना हुई थी ये आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। सबसे पहले अगर मैं राइट आंसर की बात करता हूँ इसके, तो 1928 में इसने दौरा किया था। अगर डेट भी आपसे पूछ ले तो आपको परेशान नहीं होना है। 3 फरवरी 1928 को इसने दौरा किया था भारत का। और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में, जो स्टेटिक्स है। एमसे नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से संबंधित है, किस स्टेट से संबंधित है ये आपसे पूछ रहा है कि एमसे नामक। अब देखिए क्या है कि एमसे पर्व जो है वो कौन मनाता है, तो एक जनजाति मनाता है, जनजातीय पर्व है ये कि ये, और ये कहाँ से संबंधित है, तो झारखंड हो गया, नागालैंड हो गया, गुजरात हो गया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो एमसे आपका, देखिए ये है जो एमसे है, ये आपका एक फसल उत्सव है। क्या है, मैं आपको ये पूछ लूँ, अभी एग्जाम में आते हैं, अब तो फसल उत्सव के नाम से पूछा कि ये इनमें से बताइए कि इनमें से फसल उत्सव कौन है, बहुत अब तो इस तरीके से पूछता है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि एमसे नामक जो एक जनजातीय पर्व है, ये एक फसल उत्सव और ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो नागालैंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि नागालैंड में कहाँ पर स्पेशल मनाया जाता है, तो जो राजधानी कोहिमा है, नागालैंड की राजधानी, एक क्वेश्चन और हो गया, नागालैंड की राजधानी क्या है, तो कोहिमा है, तो ये कोहिमा में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर जो 20 है आपके सामने वो है, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। क्या है कि धमेक स्तूप है वो पूछ रहा है कि कहाँ पर स्थित है, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है कि गुजरात में स्थित है, कि भाई कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो गुजरात में है, उड़ीसा में है, कर्नाटक में है कि उत्तर प्रदेश में। अगर हम धमेक स्तूप की बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, उत्तर प्रदेश में ये आपका स्थित है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये आपका वाराणसी जो है आपका क्या है, बनारस है। वाराणसी के पास क्या है कि मैं आपको डिटेल पूरा लिख के समझा देता हूँ। बनारस के पास, बैटरी भी खत्म होगी, बनारस के पास आपका क्या है कि जो जगह एक पड़ती है सारनाथ, क्या जगह पड़ती है, सारनाथ में ये आपका स्थित है। एक विशाल स्तूप है जो कि बहुत बड़ा स्तूप है। कहाँ पर है, वाराणसी के पास जगह है एक सारनाथ, वहाँ पर ही पड़ता है। आपको बनारस मिल जाए तो बनारस पे, और सारनाथ मिल जाए तो आपको सारनाथ पे टिक करना है। अब सारनाथ से जुड़े हुए आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सारनाथ में क्या, तो जहाँ जो बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई। तो देखिए ज्ञान प्राप्त तो उनको कहाँ पर, बोध गया में हुआ था। बुद्ध ये बुद्ध धर्म से, स्तूप जो है वो बुद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। अब मैं बात करता हूँ सारनाथ के बारे में। तो जो बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। अगर हम सारनाथ की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि बुद्ध ने सबसे जो अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद या ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश था वो कहाँ पर दिया, तो वो सारनाथ में ही दिया था। कहाँ पर दिया था बुद्ध ने, सारनाथ में दिया था। आपको पता है वो किनको दिया था, तो 5 ब्राह्मणों को दिया था। कितने लोगों को दिया था, 5 को दिया था, और 5 ब्राह्मणों को दिया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि उस घटना को क्या कहा गया, तो उस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। तो आज आपका ये जो प्रैक्टिस सेट है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद नहीं आता तब भी आप डिसलाइक करके जाइए, कुछ कह के जाइए कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर आपको पसंद आया, रियल में पसंद आया, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको अगर रियल में पसंद आया तो आपको आया होगा पसंद ये, तो उसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और इसका रिव्यू देना कि ये किस तरीके का सेट है। इसी तरीके की जारी रखें कि बिल्कुल हलवा क्वेश्चन लेके आएँ जो आप बिल्कुल उड़ाते चले जाएँ, और अपना आंसर कमेंट में जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।